and welcome to the next episode of FinSchool by 5 पैसा। आज के एपिसोड में हम समझेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है एट एवरी लेवल। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ए, मार्जिन्स, यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट्स आपने कितने में खरीदे और कितने में बेचे, उसका डिफरेंस होता है आपका मार्जिन। जैसे कि एक डीलर है, उसने गुड्स खरीदे ₹100 के और बेचे ₹150 के, तो उसका मार्जिन हुआ ₹50। और दूसरी मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होती है रिटर्न रेशियो, यानी कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा ऑन द इन्वेस्टमेंट यू हैव मेड। कोई भी इंसान जब बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके लिए कमाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करो एंड इन रिटर्न आपको हर साल 20,000 मिले, तो आपका 20% रिटर्न बन गया आपके पैसे से। बैंक का एफडी रेट 7 to 8% होता है, बट सिंस बिजनेस में रिस्क हाई है, तो रिटर्न भी हाई होना ही चाहिए। इसीलिए इन्वेस्टर्स भी रिटर्न रेशियोज देखते हैं, ये जानने के लिए कि उनको अपने पैसों पे कितना रिटर्न मिलेगा। मेरे फ्रेंड समीर ने रिसेंटली रिबन्स एंड बलून्स की फ्रेंचाइजी ली और मुंबई में अपनी शॉप स्टार्ट की। शॉप स्टार्ट करने के लिए उसने ₹30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। वो रिबन से केक्स ऑर्डर करता है और अपने एरिया में कस्टमर्स को सेल करता है। क्योंकि वो एक फ्रेंचाइज ओनर है, इसीलिए रिबन्स उसको केक फैक्ट्री प्राइस पे सप्लाई करता है। तो चलिए समझते हैं समीर के रिबन्स शॉप की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है। सबसे पहले समझते हैं समीर के बिजनेस में मार्जिन्स कैसे हैं। ए, सबसे पहला मार्जिन रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये प्रॉफिट मार्जिन आप जानते हैं इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ बाइंग दैट प्रोडक्ट। तो बेसिकली समीर 1 kg का केक रिबन से ₹200 पे लेते हैं एंड हमारे जैसे कस्टमर को ₹800 में सेल करते हैं। तो उसका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विच इज केक इन दिस केस इज ₹200। तो जीपी हुआ 800 minus 200 इक्वल्स ₹600। अब ग्रोस लेवल पे कंपनी का मार्जिन कितना हुआ? 600 divided by 800 equals 75%, यानी कि समीर is making 75% on every cake he sells at a gross level। ये रेशियो आपको ये बताता है कि कंपनी कितनी इफेक्टिवली अपने रॉ मटेरियल के प्राइसेस को कंट्रोल में रख सकती है सो दैट इट्स प्रॉफिट इज हायर। रिबन समीर को ₹200 का केक इसीलिए दे सकती है क्योंकि वो एक फ्रेंचाइज ओनर है और बल्क में ऑर्डर प्लेस करता है एंड आगे कस्टमर को सेल करने का और रीच करने का कॉस्ट भी समीर को ही भरना पड़ेगा। बी, नेक्स्ट आता है एबिटा मार्जिन। ये बेसिकली हमें बताएगा कि समीर अपने बाकी एक्सपेंसेस जैसे कि सेलिंग, डिलीवरी, स्टाफ, शॉप रेंट, इनको कैसे मैनेज करता है टू मेंटेन हाई प्रॉफिटेबिलिटी। अर्लियर जो हमने ₹200 का कॉस्ट देखा, वो तो था सिर्फ एक केक का कॉस्ट। अब समीर ओन्स अ शॉप, तो मान लेते हैं कि शॉप का रेंट हुआ ₹35,000, स्टाफ की सैलरी हुई ₹25,000 एंड होर्डिंग्स लगेगी, मार्केटिंग होगी, इसका मंथली कॉस्ट हुआ ₹30,000। महीने में समीर 100 केक्स बेचता है अपनी शॉप से, तो शॉप की सेल्स हुई 200 into 800 equals 1,60,000। तो समीर का एबिटा हुआ सेल्स माइनस रॉ मटेरियल कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट equals 1,60,000 minus bracket 200 into 100 minus bracket 30,000 plus 25,000 plus 35,000 equals 1,50,000 minus 20,000 minus 90,000 equals ₹50,000। EBITDA मार्जिन, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बोलते हैं, वो हुआ EBITDA divided by sales equals 50,000 divided by 1,60,000 equals 31.2%।
इसका मतलब है समीर सारे एक्सपेंसेस करने के बाद 31.2% ऑफ द शॉप सेल्स कमा पाता है। इस रेशियो को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशंस को रन करने से कितना प्रॉफिट्स हो रहा है वो बताता है। समीर के केस में नॉर्मल ऑपरेशंस हैं सेलिंग ऑफ केक्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं केक की सेल्स को फैसिलिटेट करने वाले एक्सपेंसेस। 3. नेट प्रॉफिट रेशियो। ये रेशियो हमें नेट लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। नेट यानी कि सारे टाइप्स के एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये सब करने के बाद जो फाइनली बचता है कंपनी के पास उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। जब आप नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। समीर को 25% टैक्स पे करना पड़ता है और उसने कोई लोन नहीं लिया तो कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है। उसके पास कोई डेप्रिसिएट होने वाली एसेट भी नहीं है, इसीलिए समीर की शॉप का नेट प्रॉफिट हुआ एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स। Net profit equals 50,000 minus nil minus bracket 25% of 50,000 equals 50,000 minus 12,500 equals rupees 37,500। तो net profit margin हुआ 37,500 divided by 1,60,000 equals 23.4%। 20% प्लस मार्जिन काफी अच्छा मार्जिन माना जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। चलिए समझते हैं कि इस बिजनेस के रिटर्न रेशियोज कैसे हैं। रिटर्न यानी कि लगाए पैसों पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है साल का। सबसे कॉमन डेफिनेशन ऑफ रिटर्न इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने कितना इन्वेस्ट किया एंड आपको कितना पैसा मिल रहा है। समीर ने शॉप स्टार्ट करने में ₹30 लाख इन्वेस्ट किए थे और हर महीने समीर 37,500 अर्न करता था, यानी कि साल का 4,50,000। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ 4,50,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख इक्वल्स 15%। अब क्योंकि समीर के केस में ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड हैड इन्वेस्टेड 30 लाख रुपीज, तो सारा प्रॉफिट भी समीर के पास ही आएगा। इसीलिए इस सेम रिटर्न को आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी कह सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है पैट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट किया एंड टोटल शेयर होल्डर फंड कितना आया था बिजनेस में। Sameer's ribbon shop has shareholders fund of rupees 30 lakh and Sameer is the only shareholder। दूसरा मेट्रिक जिससे आप रिटर्न मेजर कर सकते हैं उसे कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट। एसेट यानी कि व्हाट द कंपनी ओन्स। ये कंपनी के नेट प्रॉफिट को उसके टोटल एसेट्स के साथ कंपेयर करता है। टोटल एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, यानी कि कैश, बैंक बैलेंस एंड इन्वेंट्री। अज्यूम करते हैं समीर के केक बिजनेस में ₹45 लाख के टोटल एसेट्स हैं, तो समीर का रिटर्न ऑन एसेट हुआ पैट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इक्वल्स 4,50,000 डिवाइडेड बाय 45 लाख इक्वल्स 10%। अब हमने ROE एंड ROA का कॉन्सेप्ट समझ लिया एंड पहले वीडियोस में हमने इनकम स्टेटमेंट के बारे में भी समझा था। अब आपके लिए एक और कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं डुपॉन्ट एनालिसिस। यह एनालिसिस हमें बताता है कि कौन सा फाइनेंशियल कंपोनेंट हमारा ROE अपवर्ड्स ड्राइव कर रहा है और किसकी वजह से ROE डिक्लाइन कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं ROE इक्वल्स पैट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करें तो ROE कैन ऑल्सो बी PAT divided by sales into sales divided by total asset into asset divided by equity. If you notice the above formula, denominator and numerator can cancel out with one another, eventually leaving us with the original ROE formula, which is ROE equals net profit divided by shareholder equity into 100. अब ऐसा करने से हमें ये इंसाइट मिलेगी कि कंपनी कौन से रेशियो में बेस्ट कर रही है टू इम्प्रूव इट्स ओवरऑल ROE।
समीर की केक शॉप में ROE equals PAT divided by sales into sales divided by total assets into total asset divided by equity. PAT equals rupees 4,50,000 bracket 37,500 into 12. Sales equals महीने की 1,60,000 तो साल के हुए 1.6 lakhs into 12 equals rupees 19,20,000. Total asset equals rupees 45 lakh. Equity equals Sameer had invested rupees 30 lakh. So ROE equals bracket 4,50,000 divided by 19,20,000 into bracket 19,20,000 divided by 45 lakhs into bracket 45 lakh divided by 30 lakhs equals 23.4 into 0.43 into 1.5 equals 15%. अगर आप देखेंगे तो each of these is one ratio. First component is nothing but net profit margin, यानी कि profit percentage कितना है. Second component is called as asset turnover ratio, यानी कि आप अपने total assets को कितने fast sales में convert कर सकते हैं. And last component होता है financial leverage, यानी कि total assets में से कितने asset equity से financed है. समीर की रिबन शॉप में अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल लेवरेज इज ड्राइविंग द ओवरऑल ROEs upwards. ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली ये बताता है कि कंपनी का कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ, यानी कि कितना खुद का पैसा इन्वेस्टेड है और उससे कितना रिटर्न आ रहा है. बिजनेसेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है इन फैक्टर्स का. जो फाउंडर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है और जो लोन लिया है कंपनी ने बिजनेस रन करने के लिए. और आप इस नंबर को EBIT से कंपेयर करते हैं. EBIT यानी कि व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट एक्सपेंस इज पेड आउट. अब आप सोच रहे होंगे कि जब बाकी रेशियोज में हमने पैट लिया तो इस वाली रेशियो में हम EBIT क्यों ले रहे हैं. बिकॉज यहाँ हमारा डिनोमिनेटर जिससे हम रिटर्न कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि डेट कंपोनेंट इज इंक्लूडेड. अब डेट का एक्सपेंस ही तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, इसीलिए रिटर्न कैलकुलेशन करने के लिए आप EBIT ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे. अगर बिजनेस में कोई डेट नहीं है तो रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. जैसे कि समीर की केक शॉप का बिजनेस, सिंस समीर डिड नॉट टेक एनी डेट द रिटर्न इज द सेम. फाइनेंशियल वर्ल्ड में अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे हैं एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करना चाहिए टू फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड. Why should we minus current liabilities? Because ये कंपोनेंट आपको पे करना अभी पेंडिंग है, इसीलिए कैपिटल इसमें एम्प्लॉयड ही नहीं था. कैपिटल एम्प्लॉयड वो अमाउंट होता है जो बिजनेस में इन्वेस्टेड होता है या बिजनेस रन करने के लिए यूज होता है. गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही. मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय 5 पैसा के नेक्स्ट एपिसोड में. सी यू देन. बाय.